नमस्कार दोस्तों, लगभग 821 वर्षों के बाद नालंदा विश्वविद्यालय भारत में वापस बन चुका है। अभी के समय की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड भी लगभग 900 वर्ष पुरानी है, किंतु क्या आप जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी लगभग 1600 वर्ष पुराना है। आज के इस वीडियो में हम नालंदा यूनिवर्सिटी के संपूर्ण इतिहास को देखेंगे। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण 427 ईस्वी में सर्वप्रथम गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। बाद में कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया और अंत में बंगाल के राजा देवपाल ने 9वीं शताब्दी में इसकी तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि नालंदा वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति थी। वह पूरी तरह से चमकदार लाल ईंटों से बना था। 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी परिधि के अंदर इसका निर्माण था, जिसकी दीवारें ऊंची थी और प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार था। परिसर में झीलों और पार्कों के साथ साथ कई मंदिर, स्तूप, कक्षाएं, ध्यान कक्ष आदि बनाए हुए थे। विश्वविद्यालय का मुख्य आकर्षण पुस्तकालय यानी इसकी लाइब्रेरी था, जिसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है सत्य का पर्वत। पुस्तकालय इतना विशाल था कि इसमें 3 बहुमंजिला इमारतें थी। इन इमारतों के नाम इस प्रकार थे: रत्न सागर, जिसका अर्थ है रत्नों का सागर। दूसरी इमारत का नाम था रत्नोदधि, जिसका भी अर्थ होता है रत्नों का सागर। और तीसरी इमारत का नाम था रत्नरंजक, जिसका अर्थ है रत्नों से सजी हुई। इन सभी में से रत्नोदधि सबसे बड़ी थी। इसमें सबसे पवित्र पुस्तकें और पांडुलिपियां रखी हुई थी। यह 9 मंजिला इमारत। इस डेटा से आप अंदाज लगा सकते हैं कि लाइब्रेरी में कितनी बड़ी संख्या में किताबें मौजूद होगी। उस जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और लाइब्रेरी में 90 लाख से ज्यादा पुस्तकें थी। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था। यहाँ स्टूडेंट्स से कोई फीस नहीं ली जाती थी। इसके साथ ही उनका रहना और खाना भी बिल्कुल फ्री होता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एजुकेशन लेते थे और 2700 से ज्यादा अध्यापक उनको शिक्षाएं देते थे। दोस्तों, नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे कई दूसरे देशों से स्टूडेंट्स यहाँ स्टडी करने के लिए आते थे। इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिकल समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने शिक्षाएं प्राप्त की, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यभट्ट, नागार्जुन का नाम शामिल है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य को एक अंक के रूप में मान्यता दी। उनकी इस अवधारणा से गणित में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। चीनी यात्री ह्वेंसांग ने अपनी पुस्तकों में नालंदा का खूब जिक्र किया है। 637 ईस्वी के आसपास ह्वेंसांग नालंदा आया था और यहाँ उसने 5 वर्ष बिताए थे। नालंदा में ह्वेंसांग को मोक्ष देव का नाम मिला। ह्वेंसांग का भारत आने का मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपि प्राप्त करना था। जब वह भारत से वापस चीन लौटा तो नालंदा से 657 संस्कृत ग्रंथ और बौद्ध धर्म से जुड़े 150 अवशेष अपने साथ वापस लेकर लौटा था और इन सब को ले जाने के लिए उसे 20 घोड़ों की जरूरत पड़ी थी। ह्वेंसांग के जाने के बाद नालंदा की ख्याति इस कदर फैली कि अगले 30 वर्षों में चीन और कोरिया से 11 यात्री नालंदा आए। इनमें से एक नाम था इत्सिंग। इत्सिंग ने नालंदा में 10 वर्ष बिताए और वो यहाँ से 400 ग्रंथ लेकर चीन लौटे। जिस हमले में नालंदा यूनिवर्सिटी तबाह हुई थी वह इस पे होने वाला कोई पहला हमला नहीं था। सबसे पहले नालंदा पर 5वीं शताब्दी में महिर कुल के नेतृत्व में हुणों ने इस पर हमला किया था। दूसरी बार 8वीं शताब्दी में बंगाल के गोंड राजा के आक्रमण से इसे भारी नुकसान हुआ था और नालंदा पर तीसरा हमला किया बख्तियार खिलजी ने। इतिहासकार नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। उसके हकीमों ने उसका काफी उपचार किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलाया तथा इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी भी काफिर की दवाई का सेवन नहीं करेगा तथा यदि वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि रोज आप कुरान के इतने पृष्ठ पढ़ें। बख्तियार खिलजी ने ऐसा ही किया। उसने रोज उतने पृष्ठ पढ़े और वो ठीक हो गया, किंतु उसको अपने ठीक होने की खुशी नहीं
हुई, किंतु उससे विपरीत उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। कहते हैं कि वहाँ इतनी पुस्तकें थी कि 3 महीनों तक लगातार आग जलती रही। उसने हजारों धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। खिलजी के समकालीन इतिहासकार मिनहाज ने अपनी किताब तबकात-ए-नासिरी में बख्तियार खिलजी की कहानी का जिक्र किया है। मिनहाज लिखता है कि खिलजी ने 200 घुड़सवारों के साथ बिहार के एक किले पर आक्रमण किया। किले में बहुत से ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने सिर मुंडवाए हुए थे। उन सभी को खिलजी ने मार डाला। किले में खिलजी को बहुत सारी किताबें मिली, जिन्हें पढ़कर पता चला कि असल में यह कोई किला नहीं बल्कि एक विद्यालय था और इसे विहार बोला जाता था। 1236 ईस्वी के आसपास आए तिब्बती भिक्षु धर्म स्वामी ने भी अपने वृत्तांतों में लिखा है कि तुर्क हमलावरों ने बिहार में बौद्ध मठों और विहारों को काफी नुकसान पहुंचाया। मठों को तोड़कर उनके पत्थर गंगा में फेंक दिए गए। पुस्तकों और ग्रंथों का भी यही हाल किया। अपने वृत्तांतों में धर्म स्वामी लिखते हैं कि 1235 ईस्वी में नालंदा वीरान हो गया था। 12वीं सदी के बाद नालंदा समय की गिरफ्त में खोता चला गया और उसका नामो निशान पूरी तरह से गायब हो गया। इसके 600 वर्ष बाद 19वीं सदी में अंग्रेजों के समय में नालंदा की खोज एक बार फिर हुई। आजादी के बाद 1951 में पुराने नालंदा के पास नव नालंदा महाविहार की नींव रखी गई। 2006 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। 2010 में नालंदा के नए परिसर के लिए 2000 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई। नालंदा के नए परिसर का जो प्रोजेक्ट पास हुआ था उसके 2020 में पूरा हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड के चलते निर्माण के काम में देरी हो गई। किंतु फिलहाल नए परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हुए हैं। साथियों, नालंदा का जलना हम भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। यदि नालंदा ना जला होता तो शायद आज हम वास्तविकता में विश्व गुरु होते और हमारा इतिहास कुछ अलग ही होता। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।